सर अभिषेक श्रीवास्तव जी ने। वेलकम अभिषेक, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो आज भी हमारा एक जनरल टॉपिक रहेगा, बट टॉपिक बहुत स्पेसिफिक रहेगा रिलेटेड टू रॉ एंड मोसाद कंपैरिजन। तो सबसे पहले हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे अभिषेक जी आपसे कि रॉ है क्या, ब्रीफ सर, अबाउट रॉ एंड ब्रीफ अबाउट मोसाद। रॉ जो है सर वो भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि भारत से बाहर जो इंटेलिजेंस कलेक्शन का इंफॉर्मेशन गैदरिंग का काम करती है। और ये नॉर्मली एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती, यानी इसे गवर्नमेंट के अंदर में नहीं रखा जा सकता है। रॉ का जो फॉर्मेशन है वो जो मेजर रीजन था वो 1962 और 1965 के वार के बाद जो इंफॉर्मेशन फेलियर की वजह से जो वार हुआ था। 1962 जो चाइना वाला आपको याद होगा, 1965 पाकिस्तान वार जो था वो मेजर रीजन था कि इंटेलिजेंस फेलियर था इंडिया का। और उसके बाद से ही जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी, उन्होंने फोर्स किया आर एन काव साहब को। आर एन काव तब रामेश्वर नाथ काव जो थे वो रॉ के जो तब फाउंडर थे, बहुत बड़े सपोर्टर थे, रॉ के उन्होंने फाउंडर माने उनके जाते वजह से ही, हाँ उन्होंने ही रॉ को फॉर्म किया था। 1968 में रॉ फॉर्म हुआ इंदिरा गांधी के सपोर्ट से। इंदिरा गांधी ने उसके लिए बल्कि एक बजट भी एलोकेट किया था। और जो मेजर रीजन था कि इस तरह की जो घटनाएं 1962 और 1965 जो पाकिस्तान और चाइना युद्ध हुआ था, 1962 में चाइना युद्ध और 1965 में पाकिस्तान युद्ध, वो जो है वो दोबारा ना हो, उस तरह की फेलियर्स ना हो। और ये कहीं ना कहीं भारत ने इसका बेनिफिट देखा भी 1971 वार में, जिसमें कि आर एन राव साहब हीरो बन के उभरे थे। और बहुत बड़े ही एक मतलब एक सीक्रेट एजेंट के तौर पे उनकी एक ख्याति प्राप्त हुई थी। इवन उस समय जो आपके अमेरिका के राष्ट्रपति थे तत्कालीन, बुश साहब जो थे, बुश साहब वो भी फैन थे आर एन काव साहब के। वो बुश साहब खुद CIA के चीफ रहे हैं, तो वो बहुत बड़े वो रहे हैं, सपोर्टर रहे हैं। खैर नेक्स्ट लेवल अमेरिका था इंडिया की उनका। दोस्ती तो अच्छी नहीं रही थी उस समय, बट आर एन काव साहब के जो इंटेलिजेंस जो उनका दिमाग था उसके लिए जो बुश साहब ने बहुत प्रशंसा की, जबकि अमेरिका इंडिया को सपोर्ट नहीं करता, आपको पता है। बात करते हैं आप मोसाद की, तो हाँ, मोसाद जो उस बना था समय वो सुनने में आया था कि जी, हाँ, उस मैं समय मोसाद की सुनने बात में आया बता था दूं। कि इंदिरा गांधी जी ने, हाँ, और सपोर्ट लिया था इसका, गोल्डा मेयर का, जो इजराइल की प्रधानमंत्री थी तब। जी जी जी, उनका बिल्कुल, सपोर्ट कहीं लिया ना था, कहीं प्रधानमंत्री या रॉ रॉ प्रेसिडेंट, सॉरी रॉ का प्रेसिडेंट ही थी वो। फॉर्मेशन था। रॉ का फॉर्मेशन था, और मोसाद के नक्शे कदम पर ही बना था। मोसाद बहुत पहले बन गया था एक्चुअली। मोसाद 1949 में ही बन गया था, तब उसका नाम था सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी करके उसका नाम था कुछ। बट 1951 में उसका नाम चेंज करके रॉ बना दिया गया, और सॉरी मोसाद बना दिया गया। और मोसाद मैंने 20 साल पहले से काम, 18-20 साल पहले से काम स्टार्ट कर दिया था रॉ से। बाद में रॉ और मोसाद का कोलैबोरेशन हुआ, और दोनों कोलैबोरेट किया उन लोगों ने, जो अमेरिका सप्लाई कर रहा था वेपन नॉर्थ कोरिया को, और जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई हो रहा था आपको उधर नॉर्थ कोरिया ईरान में पाकिस्तान के थ्रू, है ना। और इंडिया का USA का जो पैसा आ रहा था हाँ, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के में जो लड़ाई थी वो पाकिस्तान के थ्रू ही जा रहा था, और पाकिस्तान से आर्म एंड एम्यूनिशन कहते नॉर्थ कोरिया को सप्लाई कर रहा था। तो उन चीज़ों को ट्रैक करने के लिए कोलैबोरेट किया रॉ और मोसाद ने, और फिर उन्होंने एक साथ बहुत अच्छा काम किया। ठीक है ना। तो आपको याद होगा कि 1968 के आसपास जो कहूटा पावर प्लांट था, परमाणु संयंत्र जो पाकिस्तान में, उसको लगभग रॉ ने उजागर कर दिया था। रॉ ने लगभग उजागर कर दिया था। एक्सप्लॉइट उसके किया बाद था। हाँ 77 के आसपास ये घटना लगभग बाहर आ गई थी। और तब तक रॉ जो 77-78 तक रॉ बिल्कुल भी किसी के बारे में किसी को नहीं पता था रॉ है, रॉ जैसे कोई एजेंसी भी इंडिया में काम कर रही है। बट उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे मोरारजी देसाई, उसको उनको ब्रीफ किया गया कि भाई पाकिस्तान जो कहूटा में परमाणु संयंत्र पे काम कर रहा है और कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। तो आप मतलब उसको एकदम डिस्कवर कर दिया था। फिर भी मोरारजी देसाई ने बोला नहीं, वो तो गांधीवादी नेता थे, उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, आप एक काम करो, आप ये तुरंत तत्काल तत्काल आदेश से दिया कि ये ऑपरेशन है बंद कर दो, पाकिस्तान में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बंद कर और दो। किसी भी तरह की इस तरह का ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। और हमारे उन्होंने पुराने इवन लीडर रॉ थे, का आप जो गांधी, बजट, गांधी की विचारधारा पे थे। सॉरी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ी सी बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो पुराने लीडर्स थे उनका मोस्टली फोकस था गांधी जी की विचारधाराओं पे। जी, गांधी जी के, हाँ मोरारजी जी। देसाई गांधीवादी नेता थे, तो वो अहिंसावादी थे, उनको ये रॉ में बिलीव था नहीं। इवन वो नेशनल सिक्योरिटी के मतलब कॉस्ट पर भी कंप्रोमाइज करने को तैयार थे रॉ का जो ऑपरेशन था। और वही हुआ। उन्होंने जो उस समय जियाउल हक थे, जो सरकार था जियाउल हक का, जियाउल हक से फोन पे बोल दिया कि भाई ऐसा है कि आप, हम पता है आपको कहूटा में क्या कर रहे हैं, आपके लोग परमाणु बम बना रहे हैं। और जियाउल हक को ये बात पता चल गई
कि भाई ये पहुटा वाली बात तो टॉप सीक्रेट थी, उस समय अमेरिका सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने के लिए। और उन्होंने क्या किया, उसके बाद रॉ के एक एक एजेंट को चुन चुन के मार दिया पाकिस्तान ने, चुन चुन के मारा रॉ के एजेंट्स को। और वो एक बड़ा फेलियर था, सिर्फ पॉलिटिकल मतलब फेलियर की वजह से, जो हमारे मोरारजी देसाई साहब थे उनकी फेलियर की वजह से बहुत सारे रॉ के एजेंट, और 30% बजट काट दिया। बाद में रॉ लगभग इनएक्टिव हो गई, क्योंकि पैसे नहीं थे उनके पास, लोग नहीं थे बाकी। अभी क्या है ना कि मोदी सरकार में आपने देखा होगा कि रॉ काफी एक्टिव है और काफी अच्छे से काम कर रही है। एक्टिव हो चुकी है, इंटेलिजेंस के राइट। मामले अभी में हम इस रिसेंटली समय हम लगभग देख रहे टॉप हैं, पे चल रहे हैं। जी बिल्कुल एक्टिव कर कुछ गया, और कहीं ना इंस्टीट्यूट्स में कहीं देखे मोसाद होंगे, के साथ हाथ में मिला के काम कर रही है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये दो साइड से एक कॉइन के, रॉ और जी मोसाद। बिल्कुल बोल सकते हैं, और और रॉ और रिसेंट मोसाद एक हमने साथ वर्क कर रहे हैं और ये काफी अच्छे से। रिसेंट हमने कुछ ये देखे होंगे अपने ना, ऑपरेशंस रॉ के, चाहे वो फिर इसमें हो, पाकिस्तान में हो, यूएस में हो, कनाडा में हो, कहीं ना कहीं हर जगह ये एक्टिव रहती है। रॉ का जो मेजर कंट्रीब्यूशन था, वो मेजर कंट्रीब्यूशन है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए रॉ को बनाया गया, कि आप एक्सटर्नल जो भी इन्फॉर्मेशन है जो भारत के लिए थ्रेट्स पैदा कर सकते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करें, उनको मिनिमाइज करें, और इन्फॉर्मेशन गैदर करके इंडिया को दें, ताकि भारत उसके खिलाफ एक्शन ले सके। इवन कई बार तो ऐसा होता है कि एक्सटर्नल एजेंसी का रोल ये भी होता है कि जो पॉलिटिकल माइंड सेट है या थॉट है, उसको भी बदलने की कोशिश की जाती है। जैसे मान लो कि कोई पाकिस्तान है और वो मान नहीं रहा है कि आतंकवादी उसके यहाँ पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और वो अटैक कर इंडिया पे, तो इस सिचुएशन में रॉ क्या करती है, रॉ जैसी एजेंसी, एक्सटर्नल एजेंसी क्या करती है कि इन्फॉर्मेशन गैदर कर उस ऑर्गेनाइजेशन को, सरकार को देती है कि देखिए आपके यहाँ इस तरह की एक्टिविटी चल रही है। तो उनका थॉट प्रोसेस भी बदलने का काम एक तरह से एक्सटर्नल उजागर एजेंसीज करती है, करती राइट राइट। है। जी, और रॉ इस मामले में बहुत ही अभी तो रॉ बहुत ही ज्यादा हाईटेक है, हाईटेक वेपन यूज करती है, हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज करती है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी रॉ को बहुत सारी सारी चीजें सीखने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी दाऊद इब्राहिम और सैयद हफीज जैसे लोग जो है वो लोग बाहर घूम रहे हैं। अगर मोसाद होती यहाँ पे तो शायद वो इनका तो नाम नहीं कौन से होता। दूर, बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा दूसरा सवाल रहेगा कि आपको ऐसा लग रहा है कि रॉ धीरे धीरे मोसाद के नक्शे कदम पे या उसकी स्ट्रेटेजी यूज कर रही है अपने जी ऑपरेशंस हाँ, को कंडक्ट करने में? रॉ और मोसाद के साथ एक पैक्ट भी साइन हुआ था, एक इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक पैक्ट है उन लोगों के साथ, जिसमें वो दोनों जो इंटेलिजेंस एजेंसी एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं, खासकर टेररिज्म और टेररिस्ट से रिलेटेड या नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई चीज़ हो तो ये दोनों देश एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट करती हैं। इस ये चीज़ भी देखा जा सकता है कि बेंजामिन नेतन्याहू और मोदी के बीच जो फ्रेंडशिप है, जो दोनों के बीच जो अच्छा खासा कोलैबोरेशन है दोनों के बीच में, वो देखा जा सकता है मोसाद और रॉ के बीच में। दोनों काफी अच्छे से मिलकर काम कर रहे हैं। खासकर आपको तो याद होगा कि 1999 वाली कारगिल वार में हो या 1971 वाले वार में हो, मोसाद ने काफी हेल्प किया था इंडिया को। 1999 वाले में तो अमेरिका ने अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम था और सैटेलाइट जो इमेजेस थे वो देने से इनकार कर दिया था, जबकि पाकिस्तान के तब जो इजरायली आया जिहादी था थे वो, हाँ लोकेशन इजराइल को ने उनको पॉइंट आउट टॉप करने। से सारे पिक्चर्स और सारे इमेजेस उनको दिए थे, ताकि वो इंडिया उन पे पिन पॉइंट अटैक कर सके। इनफैक्ट तो पिन पॉइंट ने अटैक के लिए उसका सैटेलाइट का एक्सेस दे दिया था इंडिया को कि आप जी देखें जी और एक्सेस दे लोकेट दिया करें था। इनके। और इजराइल के साथ भारत का बहुत अच्छा, इजराइल ने हमेशा सपोर्ट किया इंडिया को, कभी इंडिया के अगेंस्ट कोई ऐसा कुछ नहीं किया, हमेशा सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, इंटेलिजेंस सर्विस में। तो कहीं ना कहीं रॉ और मोसाद को एक साथ काम करना चाहिए, और मुझे लगता है कि मोसाद को जो मोसाद का लगभग बजट लगभग $3 बिलियन के आसपास है, $3 बिलियन जो गवर्नमेंट उस पर अलॉट करती है पर ईयर उनको ऑपरेशंस कंडक्ट करने के लिए, और उनको जो हाईली जो वेपन है, हाई टेक्नोलॉजी वेपन है वो प्रोवाइड करती है। तो वो सीधा उनका फंडा भाई, किल एंड फील, मतलब मारो और भागो बस। तो वो दुनिया के किसी कोने में उनका कोई अगर अपराधी है, कोई टेररिस्ट है, तो वो उसको नहीं छोड़ सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। और आपको तो याद होगा ऑपरेशन थंडरबोल्ट और ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड, उनमें से एक था, हाँ है ना? ऑपरेशन थंडरबोल्ट और हाँ। और ऑपरेशन रैथ ऑफ रिसेंटली गॉड हमने में। ये ऑपरेशंस देखे हैं इसमें, ईरान के रिलेटेड कितने सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट उनको मार डाला उन्होंने अपना हाँ, ना सब अभी अभी टेक्नोलॉजी अभी और अभी अपनी एक स्ट्रेटजी न्यूक्लियर के थ्रू। साइंटिस्ट उसने को उन्होंने इमेजिन नहीं किया 2020 होगा 21 में तो मारा ही मारा। बॉक्स, जी, आउट ऑफ आउट बॉक्स ऑफ बॉक्स थिंकिंग होती है स्ट्रेटेजी उनकी। यूज की उन्होंने। जी सही जी जी, में बिल्कुल सब, बिल्कुल इवन बिल्कुल अमेरिका सही बोल शॉक हो रहे हो। गया ये लोग कर क्या रहे हैं। अमेरिका भी कहीं ना कहीं हाँ, खौफ वो था खा ना रहा है अभी उन एक, मुसाद से। अभी एक असैसिन था ना वो, जो जिसने एक साइप्रस में एक इजरायली व्यवसायी को गोली मार दिया था, एक्चुअली मार दिया था। तो उसका नाम था यूसुफ शाहबाजी नाम था उसका, उसको उन्होंने ईरान से उठा लिया सीधा, ठीक है ना? ईरान से उठा लिया, ईरान के अंदर घुस के उसको उठा लिया, तो और उठा के अभी 3-4 दिन पहले की घटना है, और वो सब
तो इस लेवल का वो ऑपरेशन कर, आपको याद है वो म्यूनिक ओलंपिक में जो जो इनके प्लेयर्स थे, वॉलीबॉल टीम के प्लेयर्स थे, फुटबॉल टीम के प्लेयर थे, इनको मार दिया कुछ लोगों ने, जो हाँ, फिलिस्तीन आर्मी उनको वाले थे, फिलिस्तीन मारा वाले गया थे, था टेररिस्ट तो द्वारा। जाते तो उनको मार दिया उन्होंने। 20 साल तक ढूंढ ढूंढ के मारा सबको, एक एक आतंकवादी को 20 साल तक ढूंढा है, और 20 साल तक ढूंढ ढूंढ के मारा है। इसलिए बोलते हैं कि मोसाद के अगर अंडर उसमें आ जाओगे आप, तो दुनिया के में कहीं आप बच नहीं पाओगे, है रडार ना? में। जी हाँ, दुनिया के रडार में आप राइट। बच नहीं पाओगे कहीं ना कहीं। वो वो तो है। और जी अभी रिसेंटली हम भी देख रहे हैं, राव भी कुछ ऐसे ही काम करने में लगी हुई है, कहीं ना कहीं जी जी। अपने दुश्मनों को खोज खोज निकाल के उनको उठा के ले जा रही है बहुत सारे ऑपरेशंस में। अभी तो कोई रॉ अगर इस तरह के वर्क करती है तो रॉ बता के थोड़ी करेगी किसी को। सबसे बड़ी बात है, रॉ तो बताएगी नहीं, और हमें पता भी तो नहीं हम चलेगा कि रॉ ने किया ये काम। और सबसे बड़ी बात है ये बात बताना कि किसने क्या किया है, ये तो रॉ हम इंटेलिजेंस हम मतलब सीक्रेट वैलिडेट एजेंसी वो नहीं करते हैं, इंटेलिजेंस। ऐसे सुनने में आता है। हम हाँ, ऐसा इसको सुनने अपने में आ चैनल पे सकता है, लेकिन वैलिडेट नहीं इसको करते, वैलिडेट हम भी तो नहीं करते हैं। हम नहीं हम कर लोग नहीं सकते। कर सकते वैलिडेट, ये चीजें हैं ये। कहीं ना कहीं रॉ जो है वो, रॉ को चाहिए कि जो मोसाद की तरह काम करे। बट एक, मोसाद, जब आप ये चीजें सुनते हैं तो एक प्राउड फील होता है कि हाँ, हम भी उस नक्शे कदम पे चल पड़े हैं। आपको याद है वो हमने, कासिम सुलेमानी वाला जो अटैक था, कासिम सुलेमानी को जो मारा था रॉ ने, सॉरी मोसाद ने, हाँ, वो जो ईरान न्यूक्लियर में वो साइंटिस्ट थे। ड्रोन अटैक था। ये M4 अभी जो इंडिया जो ड्रोन खरीद रहा है ना, ड्रोन खरीद रहा है यूएसए से, शायद उसी ड्रोन का यूज किया था उन्होंने। और वो प्रेडिएटर ड्रोन ड्रोन, से, प्रेडिएटर ड्रोन था। हाँ हैपर में वो मिसाइल मारा, और हेलफायर मिसाइल मार के खत्म कर दिया इसको। और वो कहाँ, वो 200-300 फीट या कितने हजार फीट पे वो ड्रोन उड़ाते, और वहां से उसको मार दिया साइंटिस्ट को। जो वो क्या नाम था उसका, कासिम सुलेमानी नाम था ना, जो वहाँ का जो चीफ था हाँ, आर्मी जो का। उनके ब्रिगेड का हेड था। हाई ब्रिगेड करता था, जो ईरान में वो कौन सी रिवोल्यूशन आर्मी है ना, रिवोल्यूशन आर्मी, हाँ, रिवोल्यूशन उनका गार्ड्स, हेड था। रिवोल्यूशन गार्ड आर्मी हाँ, उनका हेड था, रिवोल्यूशन और गार्ड्स उनको उनका हेड उसने वहां से निपटा दिया, और बैठे बैठे निपटा दिया इसराइल से। तो एक छोटे सा, और था। वही अभी ड्रोन वही इंडिया खरीद रही है यूएसए से, M49 हाँ, रिपर, प्रेडेटर ड्रोन सभी डील हुई है प्रेडेटर ड्रोन 38 की। जिनको बोलते हैं। जी हाँ, और वो इसीलिए सारे खतरनाक कतराए ड्रोन हुए है। हैं। जी। पाकिस्तान कहीं तो ना चीखे कहीं मार रहा है, तो अगर, चीखे निकल गई हैं। मुझे तो ये लगता है कि कहीं न कहीं जो रॉ को है और ज़्यादा लिथल बनने की ज़रूरत है अभी। अभी और ज़्यादा चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर रॉ और ज़्यादा लिथल बनेगी तभी ये दाऊद इब्राहिम और आपको सैयद हफीज़ और इस तरह के लोग जो हैं वो बाहर, जो बिल से बाहर आते नहीं दिखेंगे काफी आपको। सारे। ये कहीं न कहीं ठोके जाएँगे। हाफ़िज़ सईद। अभी रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुआ था जम्मू कश्मीर में, इसराइल के साथ एक डील साइन की है जिसमें इरिगेशन के रिलेटेड दो ये अपने चैम्बर्स एस्टेब्लिश करने वाले हैं यहाँ पे कश्मीर में। जी। तो उसके रिलेटेड अभी बात चल रही है। तो इसके देख के बहुत सारे चाइना एज वेल एज पाकिस्तान दोनों ने अपोज किया इस चीज़ को, कहीं ना कहीं दोनों खौफ में आ गए हैं। अगर इज़राइल आ जाता है और इज़राइल का एक सिक्योरिटी सपोर्ट जो इंडिया को मिल जाता है हम कश्मीर में, सब जानते हैं तो ये लोग कैसे पाकिस्तान, एस्टेब्लिश करते हैं वो, और अपने हमको आप को। तो लगता है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चीजें जो रॉ है वो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस गैदरिंग में मोसाद के साथ बहुत अच्छे से काम करी है, खासकर लास्ट 1-2 मोदी एरेना कह सकते हैं, मोदी एरेना में। और खासकर जब एनएसए अजीत डोभाल का टाइम, एनएसए अजीत डोभाल खुद रॉ एजेंट रह चुके हैं, तो अभी जो रॉ को वो अच्छे से बेटर डायरेक्ट कर सकते हैं इस समय। तो एनएसए अजीत डोभाल के टाइम में रॉ काफी एक्टिव हो गई है, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो एसेट्स हैं, जो फॉरेन एसेट्स हैं रॉ के, वो काफी एक्टिव तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं रॉ के साथ, और वो जो है बहुत ही काम आ रहा है। अभी देख रहे हो अब खालिस्तानियों का क्या हिसाब किताब है, खालिस्तानी जो एक एक करके जो टपकते जा रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब उनके दिमाग में रॉ का डर तो छप ही गया होगा। वो तो है, बट रिसेंटली हमने देखा फिर क्या बोलते हैं अपने अमेरिका में फिर हमला हुआ है इंडिया कॉन्सुलेट पे, जी, सन सन सैन फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को में। में उन्होंने इंडियन जो एक वाणिज्यिक दूतावास था, कॉमर्शियल पहले ही मतलब, हुआ है। तो वहां पे आग लगा दिया है। बट इसका ये कहीं ना अभी कहीं अपनी सही चीज बात, को एक्टिव करना इसके अगेंस्ट में अभी जयशंकर साहब ने बहुत आवाज उठाया, बहुत बोला भी है, कुछ कल कड़े स्टेटमेंट है कि कहीं भी कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। और ये कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ये हिदायत है कि भैया आप जो है ना, आप बच के रहो, क्योंकि कोई भी रॉ हो, एनआईए हो, सीबीआई, कोई भी आपके कौन है पता नहीं, ये तो पता ही नहीं चल पा रहा क्योंकि ना, हम देख कौन रहे मार रहा है एक हैं एक करके। इन चीजों को, बट हम ये चीज़ देख रहे हैं कि इनके रिलेटेड ऐसे जो इंसिडेंट्स होते हैं, जो यूएस में हुए, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में हुए, इनके रिलेटेड इन कंट्रीज का जो नज़रिया है वो बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, छोटे मोटे
इंसिडेंट हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये रॉ का इम्पोर्टेंस बढ़ता है यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है इस जी कंटेक्स्ट में। हाँ, इस मामले में कहीं न कहीं रॉ का इम्पोर्टेंस बढ़ता है और रॉ को चाहिए कि सीआईए के साथ भी बात करे। सीआईए के साथ कहीं न कहीं इंटेलिजेंस शेयरिंग में रॉ कर सकता है, इसको कोऑपरेशन को बढ़ा सकता है, क्योंकि सीआईए वहाँ की मुझे टॉप तो ऐसा एजेंसी है लगता है इंटेलिजेंस सीआईए एजेंसी। ऑलरेडी अवेयर है इन चीज़ों के बारे में, बट वो जानबूझ के इन चीज़ों पे कुछ कर नहीं रही, कोई एक्शन नहीं ले रही है। ये एक तरीका है उनका दूसरी कंट्री को सप्रेस करने का, बस वो वही इस्तेमाल कर बिल्कुल, रहे हैं अपना कहीं न पुराना कहीं जो है ना, एक सिस्टम। कमज़ोर नस पकड़ना चाहती है, एक कमज़ोर नस सीआईए पकड़ना चाहती है, यूएस गवर्नमेंट पकड़ना चाहती है इंडिया की, क्योंकि ताकि इंडिया को पकड़ा जा सके। ये जो अभी इंडिया फ्रीली इंडिपेंडेंटली अपनी पॉलिसी बना रहा है और जो इनकी उसको डिप्लोमेटिक अपने पॉलिसी पाले हो, में किसी लाना से भी चाहिए। अफेक्टेड नहीं है। जी, बिल्कुल अपने पाले में लाने को सोच रही है और इसकी वजह से ये हो भी सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि अभी जो इस समय दौर चल रहा है और इंडिया का जितना इन्फ्लुएंस है बाकी कंट्रीज पे, खासकर यूएसए, रसिया पे, तो यूएसए इस तरह की कोई हरकत करेगा जिससे कि इंडिया और यूएसए का रिलेशनशिप खराब हो। क्योंकि अभी यूएसए को बहुत ज़रूरत है इंडिया की, खासकर उस टाइम में जब रसिया यूक्रेन वार चल रहा है और डिप्लोमेटिकली इंडिया काफ़ी इन्फ्लुएंस कर सकता है इनके इन चाइना वार के का कॉन्सिक्वेंसेस इन्फ्लुएंस को। सिर्फ एशिया स्पेसिफिक नहीं, हर जगह फैल चुका है। चाइना का इन्फ्लुएंस जो है, इकोनॉमिकल बोलो या दूसरा जो ट्रेड कर रहा है वो बाकी कंट्रीज के साथ, यहाँ तक कि उसने इसको सऊदी अरेबिया को निकाल लिया उसके पहले से, अमेरिका के, जो कि सऊदी जी अरेबिया उसके गोद में बैठा होता था अमेरिका के। तो धीरे धीरे एक एक उसके पार्टनर छीन रहा है चाइना कहीं ना कहीं। जी हाँ, चाइना जो है अभी तो जो है ना, यूएसए कहीं ना कहीं रसिया को उस तरह का अपना दुश्मन नहीं मान रहा है जितना चाइना को मान रहा है। इकोनॉमिकली चाइना इज द बिगेस्ट कंपटीटर ऑफ यूएसए रादर देन रसिया। रशिया तो बहुत कमजोर हो गया एज कम्पेयर टू चाइना, हाँ, टेक्नोलॉजिकली और और चाइना वैसे भी इकोनॉमिकली चाइनीज की, दोनों। और रशिया आपको को ना तो अब एज मजबूत अ थ्रेट बनने के लिए, कंसिडर ही नहीं कर रहा यूएस। आपको मजबूत बनने के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आप फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होने चाहिए, जो कि देखा जा सकता है कि चाइनीज इकोनॉमी लगभग 17-18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, यूएसए 27-28 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, भारत तो 3.75 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो भारत तो कहीं नहीं है, बट 17-18 ट्रिलियन की इकोनॉमी कहीं ना कहीं सर 27-28 ट्रिलियन इकोनॉमी को टक्कर दे सकती है। और ये अच्छे से समझ रहा है यूएसए, क्योंकि उसकी जो मोस्टली जो टेस्ला है, एप्पल है और इस तरह की कंपनी, बड़ी कंपनियां हैं, कॉर्पोरेट कंपनियां, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग हब वो चाइना ही है। और अगर रिलेशनशिप खराब होता है तो कहीं ना कहीं ये झटका यूएसए को भी लग सकता है। यूएसए इस बात को अच्छे से समझ रहा है, वरना ताइवान मामले पे यूएसए आपको पता नहीं, ही होगा। बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज सभी, क्योंकि चाइना को जी बड़ा करने में कहीं ना कहीं इन सबका हाथ है। इन सबका, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है, चाहे आप जर्मनी लो, यूएस लो, इटली लो, फ्रांस लो, इन सब ने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया था, जिसका टेक्नोलॉजी, जी, इन सब की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आज चाइना इतना बड़ा ड्रैगन बन चुका है वर्ल्ड के लिए। चाइना रिवर्स तो वो इंजीनियरिंग सब खत्म टेक्नोलॉजी कर यूज रहा करता है ना। आपको तो पता है चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग में कितना महान कंट्री है वो। चाहे रिवर्स इंजीनियरिंग कोई भी है। टेक्नोलॉजी लिया, रिवर्स इंजीनियरिंग किया और तुरंत का तुरंत उस टेक्नोलॉजी का फोटो कॉपी बना दिया उसने, और वो पूरे मार्केट में दिखा देगा। और क्या पूरी मतलब सस्ती कॉपी, रशिया से ये भी प्लान नहीं की ना, और एप्पल एप्पल की जे सस्ती कॉपी बनाएगा और दे 17 देगा। बना डाला उन्होंने। हाँ, जो F-17 मान लो थंडर बना लेगा, क्या क्या फाइल बना लिया रखा था है वो उन्होंने। J-17 बना डाला। अरे उनका बस रिवर्स चले इंजीनियरिंग। F-35 का भी बना दे, 122 रीपर का भी बना दे वो। हाँ, कुछ कुछ काम तो चल ही रहा है उसका। वो पूरा उस बस पे एक काम बार चल मिल गया। जाए मेरे को। उनका उनका साइबर प्रोग्राम दिख देख जाए लो, मेरे को। उनका उनका साइबर प्रोग्राम में वो रसिया, ये चाइना से कई कदम आगे चल रहे हैं, ये यूएसए से, चाइना वाले जो हैं, साइबर थ्रेट जो उनका है हाँ, वो यूएसए से कई कदम आगे चल रहा है। उनका जो नासा स्पेस साइंस प्रोग्राम है वो भी यूएसए से लगभग कई कदम आगे है। ये तो वो रिसेंटली लोग हमने देखे थे काफी वो जल्दी। बैलून्स, जो बड़े बड़े बैलून्स थे, अमेरिका के ऊपर घुमा रहा था वो। जी हाँ, वो अमेरिका मेजर को एक पहुंच तरह गए के थे वो बड़े डिटेक्टिव बड़े बैलून्स डिवाइसेस थे। उसके। वो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस गैदर कर रहे थे कहीं ना हाँ, कहीं से, कि वो यूएसए का रिस्पांस इंफॉर्मेशन क्या होता गैदरिंग है, कर एयर रहे टू थे। एयर कॉम्बैट में यूएसए का रिस्पांस क्या हो सकता है। अगर इस तरह का कोई कॉम्बैट हो तो क्या हम्म, इमीडिएटली यूएसए अटैक करता है या यूएसए मार के गिरा देता है, या फिर वो उसको देखता है। तो अगर मान लो कि अगर इन फ्यूचर कभी रसिया को, सॉरी चाइना को अटैक, देखो अटैक तो होना नहीं है, चाइना भी समझता है कि उसकी औकात नहीं है, यूएसए भी लगभग बराबर का, अगर यूएसए चाइना लड़ाई होती तो वो एक तरह से विश्व युद्ध क्या, दुनिया खत्म करने वाली बात होगी। तो ऐसा कुछ युद्ध तो अब आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि होने वाला है, जो कि इस तरह के युद्ध, बट फिर भी मान लो कि इन केस अगर कोई नहीं तो अभी हम फाइटर देख प्लेन है सकते जो हैं। घुस जाता है यूएसए में, चाइना का, तो वो रिस्पॉन्स, इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होता है किसी कंट्री का, ये देखने के लिए चाइना ने ये काम किया है कहीं ना कहीं। और अगर मान लो कि मेरा फाइटर प्लेन घुस गया उस कंट्री में, तो मैं वहां से रिसोर्सेज आराम से जो इन्फॉर्मेशन है इकट्ठा कर सकता हूँ, और वो मेरे लिए बाद में बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है, और मैं उस पर डोमिनेट भी कर सकता हूँ ना यूएसए पे। तो यही सोच रहा है रसिया, चाइना अभी।
ठीक है अभिषेक जी, थैंक यू फॉर योर टाइम, वैल्यूएबल टाइम। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।